हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे सीड ऑफिसर के बारे में, यानी बीज अधिकारी कैसे बने। ये जॉब का अगर मैं बात करूँ, बहुत ही बेहतरीन जॉब है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इस जॉब का पाना बहुत लोगों का सपना होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक बने रहेगा। सबसे पहले जानते हैं जॉब हमारा है कैसा और कौन कौन से लोग इसको एलिजिबल हैं और इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। देखिए, ये जॉब का मैं बात करूँ, ये जॉब हमारा है स्टेट पीसीएस जॉब है। कैसा जॉब है? स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके द्वारा जॉब ये निकाला जाता है। ठीक है, इसका मैं बात करूँ, सैलरी का लेवल बात करूँ, इसका पे लेवल 7 होता है, जो कि बहुत अच्छा सैलरी इसमें माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इस जॉब के लिए हमारे यानी बीज अधिकारी करने के लिए हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा, यानी हमारा मुझे काम क्या क्या करना पड़ेगा। यदि आप जॉब इसमें करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम में बात करूँ, जो भी आप काम करोगे सीट से रिलेटेड ही काम करोगे। जैसे मैं बात करूँ, कलेक्ट डाटा ऑफ सीट परफॉर्मेंस, जो भी सीट का परफॉर्मेंस रहेगा उसके रिगार्डिंग आप डाटा कलेक्ट करोगे। सीट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है, क्या कमी आ रही है। ठीक है, सीट में कोई डिजीज है कि नहीं, सीट में कोई बीमारी है कि नहीं। ठीक है, और जो भी मार्केट से रिगार्डिंग जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कह सकते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या उसमें अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्या गलत प्रोस्पेक्ट है, और क्या क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर इसमें और अच्छा चीज़ हो सीट से रिलेटेड। यानी सीट को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, किसानों को बहुत फायदा हो। ठीक है, क्या क्या मार्केट में डिमांड आ रहे हैं ताकि किसानों को और अच्छा चीज़ किया जा सके। सीट का क्वालिटी कैसे कैसे इसको इन्हेंस किया जा सके ताकि खेती और हमारा अच्छा हो सके। ठीक है, और क्या काम होता है? कंट्रोल सीड क्वालिटी इन फील्ड एंड मार्केट। ठीक है, तो सीड का जो क्वालिटी है उसका कंट्रोल करना, फील्ड में भी करना, साथ साथ मार्केट में भी करना। क्योंकि आपको भी पता है, कोई भी खेती करते हैं, खेती किस पे रहता है? निर्भर रहता है, टोटली खेती निर्भर रहता है सीड पे। क्योंकि आपको पता है, कोई भी खेती करते हैं तो बिना सीड का खेती कर ही नहीं सकते। सीड उसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारा सीड ही आता है। ठीक है, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल करता है ताकि बेहतर से बेहतर मार्केट में क्वालिटी अच्छा से जाए सीड का। ठीक है, एक और क्या काम होता है? टेक्निकल गाइडेंस टू फार्मर्स, जो भी फार्मर्स आते हैं जो खेती करते हैं उनको गाइड करना ताकि उनको अच्छा से खेती कर सके। टेक्निकल गाइड करना, जैसे मैं बात करूँ कौन सा सीड लगाना है, कब खेती करना, कब उसको अच्छा से इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है, कौन कौन सा इक्विपमेंट आ रहा है, कौन कौन सा फार्मर के सब्सिडीज आ रहा है सीड से रिलेटेड। ठीक है, फार्मर अपना खेती कैसे और बेहतर कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग सारा कुछ इसमें बताया जाता है। वो उनको एक ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं गाइडेंस के तौर पर, मैं बात करूं सीड में कौन कौन सा सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सा सीड आपके लिए सही रहेगा, कब उसको लगाना चाहिए, कब उसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे हम सीड का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप सीड का कोई प्रोडक्शन आपने लगाया है, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड, आपका कैसे प्रोडक्शन आपका काफ़ी अच्छा हो सके। ठीक है, सीड का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका इनकम भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, सीड्स में कौन कौन सा पेस्ट लगता है उसको कैसे मैनेजमेंट कर सके, ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सके, कहते हैं सीड का क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहे, कभी ख़राब ना हो, उसमें आपका लॉस काफ़ी कम हो। ठीक है, आपको क्या करना है? ट्रेनिंग भी देना रहता है किसानों को ताकि वो अपना खेती और बेहतर कर सके। ठीक है, और जो जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ आ रही है, कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है ताकि किसानों को बहुत पता नहीं रहता। वैसे से बहुत सारे सब्सिडीज़ है जो किसानों को पता ही नहीं रहता उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो सारा कुछ आपको गाइड करना रहता है किसानों को ताकि किसान अपना खेती काफ़ी अच्छा कर सके। आपके बदौलत, आपकी हेल्प से किसान अपना और अच्छा खेती कर सकें। जैसे मैं बात करूँ, इसमें एक और चीज़ रहता है कि जितना सारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जितना सारा सब्सिडीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना रहता है सीड से रिलेटेड ताकि सीड सेक्टर में काफ़ी अच्छा हो सके, उसमें कोई घोटालाबाजी ना हो। जितना अच्छा सीड का क्वालिटी रहेगा उतना अच्छा खेती होने का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि सीड का क्वालिटी का मान लीजिए खराब रहेगा तो खेती भी अब खराब ही होने रहता है। क्योंकि सीड का क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा उपज, उतना अच्छा फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। तो दोस्तों हम में जानते हैं कि एग्जाम हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन से लोग सीड ऑफिसर बन सकते हैं, यानी बीज अधिकारी बन सकते हैं। बेसिकली मैं जॉब की बात करूँ, जॉब बेसिकली आता है गुजरात, जो हमारा स्टेट है ना, उसके द्वारा ये वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? गुजरात जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि गुजरात स्टेट है, उसके द्वारा ये जॉब निकलता है। गुजरात का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसको बोलते हैं जीपीएससी बोलते हैं। ये स्टेट गुजरात ही निकालता है। ठीक है, बाकी स्टेट में तो जॉब निकलता नहीं है, बट इन फ्यूचर निकल सकता है, मे भी निकल सकता है। क्योंकि जब लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट दिखेगी, सरकार को इसकी रिक्वायरमेंट दिखेगी तो ये जॉब रिलीज कर सकते हैं। बट मैं बात करूँ, दो ही इसका बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीड ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होती है। पहला हो गया गुजरात स्टेट हमारा हो गया। सेकंड में बात करूँ नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हमारा आता है, एनएससीएल उसको बोलते हैं, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि नेशनल लेवल का आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज आती रहती हैं सीड से रिलेटेड। उसमें एक और पोस्ट निकलता है सीड ऑफिसर का भी, इसमें पोस्ट निकलता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप गुजरात से हैं, यदि गुजरात का फॉर्म भरना चाहते
आते हैं तो गुजरात के लिए क्या चाहिए, आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए फ्रॉम आईसीआर कॉलेज। ठीक है, यहाँ क्लियरली मैंडेटरी लिखा हुआ कि यदि आपने आईसीआर कॉलेज से ही आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है गुजरात में फॉर्म डालने के लिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। यदि आपने नॉन आईसीआर कॉलेज से अपने पढ़ाई किया है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड आपके पास ऑप्शन क्या है, यदि आप एनएससीएल का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के यदि आप जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं सीड ऑफिसर के लिए, तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रीकल्चर किस में चाहिए, ठीक है, इन चाहिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में चाहिए, या फिर आप चाहिए आपका प्लांट पैथोलॉजी में आपका हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं आपने हॉर्टिकल्चर से किया है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जितना सारा ब्रांचेज आता है, यदि आपने उससे उस ब्रांच से भी आपने एमएससी हॉर्टिकल्चर फिर एमएससी एग्रीकल्चर किया हॉर्टिकल्चर ब्रांच से, तो आप एलिजिबल हैं। यदि आपने एग्रोनॉमी किया है तो एग्रोनॉमी वाले भी एलिजिबल रहते हैं। यदि आपने सीड टेक्नोलॉजी किया है, जैसे मैंने बात करूं मैं अपने बारे में, मैंने भी अपने एसएसटी किया जिसको बोलते हैं सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो मैंने अपना एमएससी इसी ब्रांच से किया है। सीड साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा ब्रांच होता है, यदि आप इस ब्रांच से भी किए हैं आप लोग एलिजिबल हैं। या फिर आपने एंटोमोलॉजिस्ट किया है, एमएससी किया है, या फिर आपने इकोनॉमिक्स जो ब्रांच आता है उस ब्रांच से भी आपने एमएससी एग्रीकल्चर किया है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँ एक और चीज़ में मांगता है, एक्सपीरियंस भी मांगता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा सीड क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्शन मार्केटिंग में, इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके लिए और प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं बात करूं तो एनएससीएल के लिए क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर इतने सारे ब्रांचेज में यहाँ बताया हूँ आपको, उसमें उस विषय में आपका एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस किस मामले में, तो सीड क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको प्रोडक्शन में आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, साथ साथ मार्केटिंग का भी होना चाहिए एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में भी आप एक्सपीरियंस शो करेंगे, आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि आप शो कर सकें। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ सब कुछ चेक किया जाता है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, मैं एग्जाम पैटर्न का बात करूँ, देखिए इसमें एग्जाम आपका तीन फेज में होता है। पहला आपका होता है प्रीलिम्स, ठीक है, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, पहला आपका होगा प्रीलिम्स, उसके बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपका ट्रेनिंग भी होता है। क्योंकि कोई भी आप जॉब, खासकर गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, बिना ट्रेनिंग लिए आप जॉब कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता मुझे काम क्या करना है। तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है आपको काम क्या करना है और कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जानते हैं इसमें टाइमिंग कितना दिया जाएगा। टाइमिंग में बात करूँ आपके पास 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपके पास। साथ ही साथ में बात करूँ इसमें 300 क्वेश्चन रहेगा जो कि 300 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो जानते हैं हम कौन कौन सा पार्ट से क्वेश्चन हमारा पूछने का संभावना रहता है। तो पहला पार्ट हमारा था जनरल स्टडीज़, इसको जीएस भी बोलते हैं। इस पार्ट से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है कंसर्न सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कोई सिलेबस नहीं होता, जितना सारा अपने एग्रीकल्चर आपने बीएससी में पढ़ाई किया टोटली आता है। जैसे एग्रीकल्चर में बात करूँ, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री का कुछ पार्ट आ गया, एनिमल हस्बेंड्री कुछ पार्ट आ गया, एंटोमोलॉजी का कुछ पार्ट आ गया, पैथोलॉजी का कुछ पार्ट आ गया, ठीक है, एक्सटेंशन कुछ पार्ट आ गया। तमाम तरह चीज़ों को आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब जितना सारा आपने 4 साल में पढ़ाई किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपको सारा कुछ पढ़ना रहता है, तो तभी आप अच्छा से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, जितना सारा आपने एग्रीकल्चर चीज़ें पढ़ा है बीएससी में, तो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। 200 क्वेश्चन उसमें पार्ट से रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, यानी आपके दोनों में ऐड करता हूँ 300 क्वेश्चन हो गया, 300 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया। यदि मैं बात करूँ एग्जाम में, इन एग्जाम्स स्कोर अबव 50% अबव मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, यदि आप इससे 50% मार्क्स आपका कम लेकर आते हैं तो आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। तो कोशिश आपको ये करना है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं 300 मार्क्स में कम से कम आपका 15% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा मिनिमम। यदि 15% मार्क्स आप ऊपर लेकर आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया तो आपको ये जॉब आराम से मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं लोग, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छा से एग्जाम देना है, आपको जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पास आउट होने का, तो आपको वो क्रैक करना है। उसके बाद जो भी इंटरव्यू आपका होने वाला उसका भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बहुत लोग प्रिपरेशन नहीं करते, सोचते हैं कि ऐसे ही इंटरव्यू देकर चले जाएंगे मेरा हो जाएगा। बट बहुत से बच्चे क्या होते हैं इंटरव्यू में छट जाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करना। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, क्या क्या उसमें एलिजिबल होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको बात करने आना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सर पूछें कैसे आपको जवाब देना आना चाहिए, सारा कुछ आपको पहले आप प्लानिंग कर लीजिएगा कैसे कैसे हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, वो भी टॉप रैंक में। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटरव्यू में मैं बात करूँ तो इंटरव्यू में कम से कम मिनिमम 45% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा आउट ऑफ 100।
तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं हमारा एग्ज़ाम लोकेशन कहाँ पर होने वाला है। एग्ज़ाम लोकेशन का मैं बात करूँ, आपका ये एग्ज़ाम बेसिकली होगा गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कहाँ पे, तो आपका होगा गांधीनगर। गांधीनगर एक जगह पड़ता है, लोकेशन होता है जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम के हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज ऑफ हिंदी एंड गुजरात आपके पास होना चाहिए नॉलेज, यानी आपको हिंदी भी आना चाहिए, साथ साथ आपको गुजराती भी भाषा आपके पास आनी चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बात करूँ, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर आपको चलाने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में बात करूँ, आपको MS ऑफिस आपको पूरा आना चाहिए। MS ऑफिस में हम बात करें, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, आपको पूरी अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बातचीत करते हैं सैलरी, यानी पैसा कितना इस जॉब में मिलने वाला है, ठीक है। सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी आपका स्टार्टिंग होता है 30,900 से लेके 1,26,000 तक जा सकता है। पे लेवल जब 7 रहता है आपका ना, तो सैलरी आप कितनी अच्छी जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूँ, इसमें आपका अलाउंसेस भी मिलेगा, यानी आपको डिफरेंट पर्क्स भी मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आपका मेडिकल भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है। HR भी मिलता है, हाउसिंग लोन भी मिलता है, डेली अलाउंसेस भी मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है, जो TA बोलते हैं। HRA भी मिलता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिलता है, यानी आप जितना अच्छा काम करोगे आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया, आपने वो उस काम को काफ़ी अच्छा से किया, तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, यानी आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ जॉब का एलिजिबल क्राइटेरिया में बात करूँ, जो लोग बिलोंग करते हैं गुजरात से, ठीक है, तो सीट ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। वो कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, GPSC जो हमारा गुजरात के लिए स्पेशली जॉब निकलता है। आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ गुजराती लोगों के लिए ही है, बाकी स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। बट मैं बात करूँ, यदि आप NSCL सीट्स नेशनल सीट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो सीट ऑफिसर फॉर्म है, यदि आप वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें मैं बात करूँ, आप ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। जो आप किसी भी ब्रांच से आते हैं, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल सीट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला जो सीट ऑफिसर जो फॉर्म निकलता है, आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। नेशनल सीट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2 पोस्ट निकलता है। पहला पोस्ट निकलता है सीट ऑफिसर का, ठीक है। सेकंड पोस्ट निकलता है असिस्टेंट सीट ऑफिसर का, ठीक है। दोनों पोस्ट कौन निकलता है, नेशनल सीट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दोनों पोस्ट निकलता है, सीट ऑफिसर का भी निकलता है और असिस्टेंट सीट ऑफिसर का भी पोस्ट निकलता है, ठीक है। ये दोनों पोस्ट के लिए मैं बात करूँ, सीट ऑफिसर और असिस्टेंट सीट ऑफिसर के लिए आप लोग ऑल इंडिया लोग वाले एलिजिबल हैं। बट मैं बात करूँ गुजरात के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ जो गुजरात वाले ही इसमें एलिजिबल है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का ID होगा, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। आप मुझे वहाँ भी मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ भी बहुत सारा कुछ अपडेट देते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।